बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज कोरोना के मामले को लेकर एक और ऐसा दिन था जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा हुई, कुछ इल्ज़ामात लगे और उनके जवाबात दिए गए। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अगर बात करें तो उन्होंने कोरोना के मामले पर वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया, उनको इनकॉम्पिटेंट करार दिया और ये कहा कि कोरोना जो है वो पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्ती फैलाया गया है। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर शहबाज शरीफ साहब का हम जिक्र करें तो उन्होंने कहा है कि कोरोना पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल जो है उसका इजलास बुलाया जाए फौरी तौर पे। जब जवाब आया वफाकी हुकूमत की तरफ से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शिबली फराज साहब की तरफ से और मुराद सईद साहब की तरफ से, और उन्होंने कहा कि सिंध को जो है वो इस वक्त अपनी नाअहलियत का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वफाकी हुकूमत जो कुछ कर सकता था वो उन्होंने किया है। और ये भी कहा कि सीएम मुराद अली शाह साहब तमाम उन पॉलिसीज़ पर और फैसलों पर अग्री करते हैं जब वो NCOC की मीटिंग में होते हैं, लेकिन बाहर जाकर वो कुछ और ही मौक़िफ़ जो है वो अपनाते हैं जो कि वफाकी हुकूमत पर तनकीद का मौक़िफ़ है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि मुख्तलिफ वफाकी जो वज़रा हैं उनके भी बयानात जो हैं वो आ रहे हैं। असद उमर साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में कोरोना ज़्यादा मुहलिक नहीं है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि कोरोना से जो अमवात हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, उनमें रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। अगर ये मुहलिक नहीं है तो फिर इतनी अमवात कैसे हो रही हैं, ये भी एक सवाल है। दूसरे जो वज़ीर हैं वफाकी वज़ीर आज़म खान स्वाती साहब, उनका ये सामने आया है कि हम दोबारा सख्त लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। दोबारा सख्त लॉकडाउन का अगर वाकई फैसला वफाकी हुकूमत कर रही है या ये ज़ेरे गौर है तो इसका मतलब ये है कि जो लॉकडाउन को ईज़ ऑफ करने का मामला था, जो रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट करने का मामला था, वो क्या पॉलिसी वफाकी हुकूमत की गलत साबित हुई है और उसके असरात हम अमवात ज़्यादा होने की सूरत में देख रहे हैं। इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी इंतहाई जो अफसोसनाक खबर कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी उसका बहुत तस्करा है। जिस अंदाज़ में रावलपिंडी में 8 साला बच्ची जो थी वो मुलाजमा थी, घर में काम करती थी और उस पर तशद्दुद करके उसको कत्ल कर दिया गया। और उसका जुर्म, उसकी गलती, उसका कसूर ये था कि जिस घर में वो काम करती थी उसका जो मालिक था वो परिंदों का कारोबार करता था और 4 कीमती तोते थे एक पिंजरे के अंदर, और गलती से उन 4 तोतों में से एक तोता जो है वो बच्ची ने उड़ा दिया या उससे उड़ गया और उसको जुर्म की सज़ा ये मिली कि उस पर तशद्दुद किया गया और बिलाखिर वो तशद्दुद जो है वो जानलेवा साबित हुआ। आखिर किस किस्म की सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं। और यही जो मामला है इतना ही नहीं है, आप उस कपल की मियाँ बीवी जो थे जिनके घर ये मुलाजमा काम करती थी, 8 साल की बच्ची है, इमेजिन करेंगे उनकी जो सेडिस्ट अप्रोच है, जो माइंडसेट है, उसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि जो बाद में मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं इन घर वालों से, इस कपल से, तो उसमें बच्ची पर जो तशद्दुद किया जाता था उसकी वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं, वो रिकॉर्ड किया जाता था और बच्ची को सज़ा के तौर पे एक बड़े पिंजरे के अंदर जो है वो कैद कर दिया जाता था। इसकी जो तफ्तीशी पुलिस के ऑफिसर हैं उनके मुताबिक जो तफसीलात सामने आई हैं कि मुजफ्फरगढ़ की एक फ़ैमिली है, गरीब फैमिली है, जिनके मामू ने उस बच्ची को मुजफ्फरगढ़ से पिंडी इनके घर काम करने के लिए पहुंचाया और ये कहकर कि वो लोग बच्ची की जो तालीम है वो जो है उसके अखराजात बर्दाश्त करेंगे। 7,000 माहाना के एवज़ वालिदैन ने मुजफ्फरगढ़ से गुर्बत की वजह से अपनी बच्ची को इस्लामाबाद पिंडी पहुंचा दिया और उसके बाद ये 8 माह रहने के एवज़ बच्ची के बाप को 80,000 रुपए दिए गए, लेकिन अभी 4 महीने ही हुए थे बच्ची को कि उसको इस तरीके से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। अब जाहिर है इसकी इन्वेस्टिगेशन मज़ीद होगी तो कुछ सामने आएगा, लेकिन जो पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ात हैं, जो FIR दर्ज की गई है, वो यहाँ पे बयान करना बहुत ज़रूरी है कि उसमें 302 की दफ़ात हैं, 34 के तहत FIR दर्ज की गई है और 376 के तहत जो है वो FIR दर्ज की गई है, यानी कि जो रेप की दफ़ात हैं। यानी इसमें अभी ये मामला भी देखा जा रहा है जिसके शायद कोई सबूत या कहीं ऐसे जो शवाहिद हैं वो मिले हैं कि इस बच्ची का रेप भी किया गया हो और फोरेंसिक एग्जामिनेशन जो है उसके लिए ऑब्वियसली नमूने
भेज दिए गए हैं, रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो शख्स था जिसको गिरफ़्तार किया है, जो इसमें मुजरिम है, उसकी बीवी जो है उसने बेल बिफोर अरेस्ट ले लिया है। अब ये मामला वाकई इन लोगों को सज़ा होती है और ये जो सोसाइटी के अंदर इस किस्म की चीज़ें दिन ब दिन सराहियत इख्तियार करती चली जा रही हैं, इसका सद्देबाब आखिर कैसे मुमकिन होगा। सबसे पहले आज प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। फ़रूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और हमारे रिपोर्टर पिंडी से साजिद शेख जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। साजिद शेख से पहले बात करते हैं, हमारे रिपोर्टर हैं। साजिद, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ऑब्वियसली जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें ये जो मियाँ बीवी थे जिनके घर ये बच्ची काम करती थी, उस शख्स को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, फिर उसकी बीवी जो है वो फरार हो गई, छुप गई और उसके बाद उसने बेल बिफोर अरेस्ट करवा ली। पुलिस का मौक़िफ़ ये सामने आया था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बेल है इसको फौरी तौर पे कैंसिल करवाया जाए। क्या इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं? क्या कैंसिल हुई बेल? क्या दोनों मियाँ बीवी पुलिस की हिरासत में इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि 8 साला जोरा नामी बच्ची है जिसका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से, और उसके साथ ये इंसानियत सोज वाकया पेश आया जिसमें ना सिर्फ इस बच्ची पर तशद्दुद किया गया, सिर्फ इस वजह से कि उससे एक तोता उड़ गया और उसके बाद उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ साथ जो मुकदमे में 376 की जो दफा का इंदराज किया गया है उसके मुताबिक वो यही जाहिर करती है कि इस बच्ची के साथ रेप भी हुआ है। तो मुबैना तौर पर पुलिस का कहना यह है कि इस बच्ची के साथ रेप भी हुआ है। और जो SP सदर हैं ज़ियाउद्दीन, उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका भी कहना यही है कि जो वहाँ से जो हमारे जो ब्लीडिंग हुई और जो कुछ सामने चीजें आई उससे शायद यही सामने आए हैं हॉस्पिटल से कि बच्ची के साथ रेप हुआ है, इसी वजह से 376 की दफा लगाई गई है। दूसरा मैं आपको ये बता चलूँ कि जो CPO रावलपिंडी है मोहम्मद, यानी ये कंफर्म हो गया, इसकी रिपोर्ट आ गई है, आप कह रहे हैं फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है? नहीं, आज DNA के लिए भिजवाया जा रहा है। जो इसका जो मुल्जिम है जिसका नाम हसन सिद्दीकी है उसका DNA जो टेस्ट भिजवाया जा रहा है, जबकि बच्ची का DNA टेस्ट जो है वो पहले ही DNA का सैंपल भिजवाया जा चुका है। अगर तो वो मैच होते हैं तो उस सूरत में ये कंफर्म हो जाता है कि इस बच्ची के साथ रेप भी हुआ है। और दूसरा, CPO रावलपिंडी ने खुद इसको टेकअप किया है मामले को, और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी खातून को दोबारा से उसका जो है वो यानी एक मरतबा को रिमांड लिया जाए, जिस्मानी रिमांड पर, दोबारा भी लिया जाए। तो आज इस वक्त कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, तो उसके बाद उसका 3 रोजा दोनों मुल्ज़मान का रिमांड भी लिया गया है। और नेक्स्ट 3 रोज के बाद जो अदालत है मौजूद अदालत की जानिब से ये कहा जा रहा है बार बार कि आपने बच्चे इसको प्रोड्यूस करना है और कंप्लीट एविडेंसेस के साथ इसको पेश करना है। तो लग ऐसा रहा है कि ये रावलपिंडी पुलिस जो है इसके ऊपर कंप्लीट चली जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए मुल्जिम की, तो बड़ी ढटाई से वो ये कहता फिरता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारी उससे बात भी हुई और जिस वक्त हम कोर्ट में गए, आमना सामना हुआ, तो उस वक्त भी वो मुंह छुपाता रहा, अपना बाजू जो है वो मीडिया से छुपने के लिए अपना बाजू सामने रखता रहा। उस वक्त तो उसको बहुत ज्यादा हमने देखा शर्म आ रही, लेकिन जब इंसानियत सोच वाकया पेश आया, इतना सब कुछ करने के बावजूद उस वक्त उसको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। और ये प्रॉपर्टी का कारोबार भी करता है और इसको शौक है मुख्तलिफ किस्म के परिंदे रखने का, और ये परिंदा जो होने का वाकया है, इसमें एक खबर आपको जाते जाते एक मजीद आखिरी ये बताता चलूं कि इसमें 50,000 रुपए हमारे ज़राए का हिसाब है कि बच्ची को 50,000 रुपए के एवज जो है यहाँ पर भेजा गया था, और 4 माह का टाइम मुकर्रर किया गया था कि 4 माह तक बच्ची काम करेगी और उसके बदले में 50,000 रुपए इसके बुरसा को दिए गए थे। जबकि अगर मजीद इसको प्रोलॉन्ग किया जाता है तो मजीद भी जो मुआवजा इसका दिया जाएगा, मगर अफसोस कि बच्ची जो है उससे पहले ही इतना तशद्दुद का निशाना बनने के बाद जान की बाजी हार चुकी है। मैं अताउल्लाह तारड़ साहब, पहले तो आपका मौक़िफ़ चाहूँगी कि एक तोता गलती से उड़ जाए और उसके बदले में एक 8 साल की बच्ची को इस तरीके से तशद्दुद करके मार दिया जाए, उसकी जान ही ले ली जाए, ये क्या ये जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी हमने इस वाक़े के अंदर देखी है, आप इस पे कोई तबसरा करें। बहुत दिलखराश वाक़या है और अल्फाज नहीं है कि इसकी किन अल्फाज में मजम्मत की जाए। और देखिए, बतौर पाकिस्तानी शहरी हम जिस माशरे में रहते हैं, मेरे से भी इस वक्त आंखें नहीं उठाई जा रही कि हम इस माशरे का हिस्सा हैं। हम इन्हीं लोगों में उठते बैठते हैं, इन्हीं लोगों में मूव करते हैं। बट सादिया साहिबा, इसके सीधे बाप के लिए देखिए, हमारे पास एक तो इसकी प्रिवेंटिव साइड है, फिर एक डिटरेंस वाली साइड है, और इस पे अवेयरनेस क्रिएट करना, ये तो चले एक केस रिपोर्ट हो गया, मीडिया में भी आ गया,
कितने ऐसे केसेस होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते होंगे, जहां पे लोगों के मुंह बंद करवा दिए जाते होंगे, पैसे दे दिए जाते होंगे, धौंस से, इन्फ्लुएंस से, प्रेशर डाल के बिल्कुल चुप करवा दिया जाता होगा। तो इसमें सबसे बड़ा किरदार अवेयरनेस का है, क्योंकि देखें जो चाइल्ड लेबर है उस पे लॉज मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, इन्फोर्समेंट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स के लॉज हैं, अभी हाल ही में पंजाब में भी पास हुआ, बाकी सूबों में भी लॉज एग्जिस्ट करते हैं, उसमें भी एज लिमिट है, उसमें ट्रीटमेंट है, उसमें मिनिमम वेज है। कोई भी मिनिमम वेज को ऑब्जर्व नहीं करता। आप हर दूसरे घर का सर्वे उठा के देख लें तो मिनिमम वेज भी नहीं दी जाती, एज लिमिट को भी ऑब्जर्व नहीं किया जाता। तो देखिए, इसमें अवेयरनेस का रोल है और उसमें आपका भी किरदार है, हमारा भी किरदार है, उसमें हुकूमत का भी किरदार है, उसमें एनजीओज का भी किरदार है, उसमें ओपिनियन मेकर्स का भी किरदार है कि इस हवाले से अवेयरनेस फैलाई जाए। और देखिए, छोटी छोटी बातें हैं। आप कितनी दफा बाहर जाते हैं और रेस्टोरेंट्स में आप देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को लेके बैठे होते हैं और मुलाजमा को अलग बिठाया होता है। यानी इस चीज की भी कंडेमनेशन होनी चाहिए कि आप जब बाहर जा रहे हैं किसी पब्लिक प्लेस में, तो आप अपनी मुलाजमा को भी वही ट्रीटमेंट करें जो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं। और ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों में देखने में आता है। और देखिए, एजुकेशन के ऊपर अगर आपके पास कोई काम कर रहा है, ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर इज कंडेमेबल, उसकी कोई किसी सूरत भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मगर अगर आपके पास कोई मुलाजमा है, कोई मुलाजिम है जिसके बच्चे आपके साथ उसी घर में रहते हैं, उनकी एजुकेशन जिस तरह आप अपने बच्चों की करते हैं उस लेवल की ना की जाए, मगर उनको उन पे तवज्जो देना ये अल्लाह ताला की तरफ से भी हमारी जिम्मेदारी है। और देखिए, मुआशरा तो हमें, हमारे मुआशरे में तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिर्फ एहसास की बात है। और आपने एक चीज़ जो पॉइंट आउट की एंड राइटली सो कि ये तो वो वाकयात हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, जो सामने आ जाते हैं, हम उन पे बात कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसे कितने और अनफॉर्चुनेट वाकयात जो हैं वो होते होंगे जो लोगों के सामने भी नहीं आते हैं। मैं फ़ारूक हबीब साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अताउल्लाह तारड़ साहब कि आपके पास लॉज मौजूद हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा है वो चीज़ नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोसाइटी के अंदर हो रही हैं जहाँ पर हम उसको जज़ा और सज़ा का जो अमल है वो नहीं माशरे के अंदर इंट्रोड्यूस करवा पा रहे हैं। लेकिन आई अंडरस्टैंड, आपने उनके वालिदैन भी देखे और वो बात भी कर रहे थे। आई अंडरस्टैंड कि गुर्बत की वजह से हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे वाक़यात भी हमने देखे हैं कि लोग अपने बच्चों के साथ खुदकुशियाँ कर देते हैं। और इन्होंने भी ऑब्वियसली अगर चंद हज़ार रुपये ले के अपनी बच्ची को मुजफ्फरगढ़ से पिंडी भिजवाया तो गुर्बत के हाथों ही तंग आकर किया होगा। बट हैविंग सेड दैट, आपको नहीं लगता कि वो कपल जिनके घर ये काम कर रही थी बच्ची, वो तो ऑब्वियसली दरिंदे हैं ही, उन्होंने तो सफाकियत की इंतहा की ही, कहीं ना कहीं बच्चों को इस तरीके से दूसरों के हवाले कर देना, वो पेरेंट्स खुद भी, वालिदैन खुद भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कसूरवार होते हैं। देखिए, यकीनन जो ये बच्ची है ये तो बिल्कुल माइनर है, और जो जितनी इसकी एज बताई जा रही है, इस किस्म के मैं समझता हूँ कि घरों के अंदर आपको पता है जो चाइल्ड लेबर के तौर के ऊपर लॉज भी मौजूद हैं, इनको जो है वो काम करने की इजाज़त नहीं है। उनको लोग अपनी माशी मजबूरियों की वजह से, या बेशुमार बहुत सारे उनके हालात हैं, माशरती हालात इस किस्म के हैं, गुर्बत है जिसकी वजह से वो मजबूर होकर काम पे रखवा देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे माशरे का जो है वो एक सियासी तरीन एक पहलू है कि ऐसे लोग जो इस किस्म की दरिंदगी करते हैं, सफाकियत करते हैं, फिर इन लोगों के ऊपर जब कानून अमल के ऊपर आता है, कानून हरकत के ऊपर आता है, तो फिर पूरे माशरे को इन लोगों का बाइकआउट करना चाहिए, इनको नेम एंड शेम करना चाहिए, इनको माशरे के अंदर फिर वो हैसियत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे कवानीन जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, बैरून ममालिक के अंदर मौजूद हैं। और अभी इवन जो ज़ैनब अलर्ट बिल आया है जो कौमी असम्बली ने से पास किया, सेनेट से पास हुआ, उसके अंदर ये तमाम तर शिकें मौजूद हैं। और मैं आपको इसमें बताता चलूँ, मेरी अभी थोड़ी देर कबल जो है वो RPO रावलपिंडी सुहेल ताजिक साहब बड़े फर्ज शनास ऑफिसर हैं, उनसे भी बात हुई इस चीज के ऊपर, और दोनों मियाँ बीबी को अरेस्ट भी उन्होंने किया है, उसका रिमांड भी दिया है, इसका फ्रांसिक भी करवाया है, और इनको पूरा वो कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। और इसमें जो अहम पहलू ये है कि अभी हालिया दिनों में लाहौर के अंदर एक वाकया आपके अगर गुजरा हो, किस तरह एक बच्चे को पार्क के अंदर गुब्बारे बेचने वाले बच्चे के ऊपर कुत्ता जो है वो छोड़ दिया गया, और उसको उसने दरिंदगी से जो है उसको नोचता रहा, उसके ऊपर जो है उसके घर वालों ने उनको माफ कर दिया, लेकिन पुलिस उसके ऊपर मदई बनी, स्टेट मदई बनी। उसकी वजह ये थी कि ताकि इस किस्म के ये इन्फोर्समेंट की गई कि ताकि जो है माशरे के अंदर इस किस्म के दरिंदों को जो है वो नकेल डाली जाए, इनके अंदर खौफ पैदा किया जाए,
ताकि इस किस्म के वाकयात के अंदर जो है वो कमी लाई जा सके। और इस मामले के अंदर भी जो है वो स्टेट इनको कैमरे करतार तक ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जहां पर कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए, या अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो कुछ इन्फ्लुएंस रखते हैं सोसाइटी में, तो लोग उनको माफ कर देते हैं या उनसे पैसे ले लेते हैं और फिर जाने देते हैं, मामला रफा दफा हो जाता है। और इस केस में या कुछ केसेस में हमने देखा है कि गुर्बत की वजह से भी बहुत। जी मुकम्मल कीजिए। सादिया, इसमें देखें, बात यह है कि इसमें जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, इसमें एक चीज के ऊपर इत्तेफाक होगा, बशमूल आपके और बशमूल वो लोग जो कि समझ बूझ रखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पूरे माशरे को, पूरी सोसाइटी को जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ हमें किसी सूरत भी कोई नरम गोशा रखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हमारी अदालतें हैं, पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। माशरे का हर तबके को इसके ऊपर जो है वो एक आवाज बनना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई बच्चा किसी घर में काम कर रहा है तो उस बच्चे को अपना बच्चा समझना चाहिए। क्या उनके घरों के अंदर ये जिन लोगों ने काम किया, क्या इनके अपने बच्चे मौजूद नहीं थे? एब्सोल्युटली। अगर ये हो जाए तो ऑब्वियसली इस किस्म के वाकयात रिपोर्ट ही ना हो। अनफॉर्चुनेट है ये कि होता है। और इनको बिल्कुल सही संगदिली है लोगों में नजर आ रही है। उसका एक मिसाल आज हमने देखी है। इनके आईडी कार्ड किया जाए। मैं फैसल करीम कुंडी साहब का भी मौक़िफ़ इस पे जान लूं, फिर ब्रेक पे जाएंगे हम। कुंडी साहब, आप क्या कहेंगे कि इस किस्म के वाकयात जो बहुत कम रिपोर्ट होते हैं, ना जाने कितने और वाकयात ऐसे सोसाइटी में हो रहे हैं, कैसे ये जो बीमारी है ये सरायत कर रही है आपके माशरे के अंदर, कैसे इसका सद्देबाब करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सादिया, आपने जो इंट्रो दिया उसके बाद मेरे कोलीग ने इसके ऊपर बात की, आपने भी बात की। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और आज आपने, मेरे ख्याल में गालिबन आप ही का शो है जो आज इस पे डिस्कस कर रहे हैं। और ये अलमिया हमारा ये है कि शायद हम एक दो इसके ऊपर और शो करके और इस चीज़ को भूल के अगले उसकी तरफ, किसी इवेंट की तरफ चले जाएंगे। और जैसे बात की फरूख साहब ने या तारड़ साहब ने बात की, देखिए नॉर्मली ये होता है, जैसे आपने इंटरव्यू में बताया कि उस खातून बेचारी ने कहा कि जी वो आपको 50,000 या लाख रुपए मिलेंगे या मंथली मिलेंगे। तो ये गरीब लोग हैं, कर इनके ऊपर प्रेशर, वहाँ के पुलिस की SHO का प्रेशर, ये कि जी आप फैसला कर लें, आप लाख रुपए ले लें, 2 लाख ले लें, 5 लाख ले लें, सुलह कर लें। और ये बहुत बड़ा भी है। हमें चाहिए कि हमें ऐसे कानून साजी करें कि ऐसे वाकया जो एक दफा रजिस्टर हो जाए, उसके जो फरीक है वो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बनना चाहिए और उसको आखिर तक पहुंचाना चाहिए। ये ना जैसे भी आपने बात की लाहौर में 5 की बात की, उस बच्चे के वालिदैन ने राजीनामा किया, लेकिन बेचारे बड़े गरीब लोग होते हैं, वो पंचायत के या इलाके के जो बड़े होते हैं या पुलिस होती है, उनके प्रेशर में बेचारे आके वो क्या रजिस्ट कर सकते हैं? मुझे बताएं। इन लोगों को जो आपने बताएं, जिस शख्स का बताया प्रॉपर्टी काम करते हैं, वो ये गरीब लोगों को क्या रजिस्ट करेंगे? मुजफ्फरगढ़ में वो जाके क्या रजिस्ट करेंगे? इसमें ये होना चाहिए कि इसमें हुकूमत को फरीक बनना चाहिए और हुकूमत जो है इस चीज को आखिर तक पहुंचाए। जब तक इसमें सजा जजा नहीं होगी, जब तक आप 2-4 लोगों को इसमें टांगेंगे नहीं, ये मात्र ठीक नहीं हो सकता। आप जो है, आप रोजाना ये केसेस देख रहे हैं, आपने आज इसको टेकअप किया। अगर आप टेकअप ना करती तो मेरे ख्याल में गालिबन ऐसे ही चला जाता। और ऐसे कई केसेस हैं जो कि टेकअप नहीं भी होते, इस मुल्क में चले जाते हैं। तो ये चीजें जो है, इसको हमें जब तक इस मुल्क में सजा जजा नहीं हम करेंगे, हम एक ऐसे कानून नहीं करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की है कि ये बहुत सारे वाकयात में हम देखते हैं कि जो लवाहिकीन होते हैं वो चंद पैसे लेके या गुर्बत की वजह से ऑब्वियसली सुलह करने पे मजबूर हो जाते हैं, मामला रफा दफा करने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे एंड पे लोग ऐसे होते हैं जिनसे वो मजीद झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते हैं। बट इन मामलात के अंदर अगर ऐसा कुछ हो भी रहा हो लवाहिकीन की तरफ से, तो स्टेट शुड कम एट प्ले, उसको अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए और इस मामले में फरीक बनना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसे दरिंदों को सज़ा वाकई मिले अगर आपने सोसाइटी के अंदर इस बीमारी का खात्मा करना है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कोरोना केसेस के हवाले से बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उनका तस्करा होगा एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ रही है, अमवात जो हैं वो एक रिकॉर्ड सतह तक पहुंचती चली जा रही हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इल्ज़ाम तराशियाँ जो हैं वो जारी हैं। पहले तो अताउल्लाह तारड़ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो मुश्तरका मुफादात काउंसिल बुलाने के इजलास का मुतालबा किया है, एक तो उस पर ज़रा गौर कर दीजिए, तबसरा फरमाइएगा कि क्यों, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा जब हम देख रहे हैं कि एक सूबे के अलग बयान आते हैं, सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि इस मामले में एक यूनिफॉर्म्ड पॉलिसी होनी चाहिए, वो आज तक हमने नहीं देखी है। वफाक और सिंध की लड़ाई और झगड़े और इल्ज़ामात आज भी उसी तरीके से जारी थे। होगा क्या? दूसरी तरफ केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। देखिए सादिया साहिबा, पहली बात तो ये है कि आईने पाकिस्तान के अंदर ये मुश्तरका मफादात काउंसिल ये दर्ज है, ये एक आईनी बॉडी है। यानी आइन आपका एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, वो सूबों के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो सूबों के फ़राइज़ हैं, जो सूबों के हकूक़ हैं और वफाक का सूबों के साथ जो रिलेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए आइन में दर्ज है कि जी ये बॉडी है जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है, ये तमाम मामलात को रेगुलेट करेगी। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि उसके तरीक़ेकार, उसके SOPs तमाम दर्ज हैं और बेहतर तरीके से मामलात तय पा सकते हैं। और देखिए, हमने तो डे 1 से कोशिश की, शहबाज शरीफ साहब वापस आए, जो स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाई, वज़ीर आज़म शरीक थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वज़ीर आज़म साहब अपनी बात करके तो चल दिए। तो देखिए, हुकूमतें जो होती हैं ना सादिया साहिबा, उनका दिल बड़ा होता है, उनका हौसला बड़ा होता है, उनको तहम्मुल से तमाम लोगों की बात सुननी पड़ती है। रियासत का किरदार माँ का किरदार होता है, और अगर आप नहीं सुनेंगे और आपके ही वज़रा की तरफ से सूबों पे अटैक होगा, तो मैं तो ये भी कहता हूं कि चाहे कोई सूबाई हुकूमत आप पे इल्जाम लगाए, वफाक को उसका जवाब नहीं देना चाहिए। वफाक जो है वो एक इत्तेहाद की, एक यूनिटी की एक अलामत है। तमाम इकाइयों, तमाम सूबों को साथ लेकर चलना वफाक की जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत ने कोरोना के मामले को भी कंट्रोवर्शियल किया। मैं खुद 14 दिन क्वारंटाइन से भी बाहर आया हूं कल, और देखिए कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, और बहुत बदकिस्मती है कि कंफ्यूजन स्टेम करती है वजीर आजम की हर आपने अपना जिक्र किया, आर यू वेल नाउ, हैव यू रिकवर्ड कंप्लीटली? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई हैव रिकवर्ड जी, मेरा नेगेटिव आया है और उसके बाद मैंने अपनी एक्टिविटीज रिज्यूम की हैं। बट यू नो माय एक्सपीरियंस, एंड आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद योर व्यूअर्स, कि देखिए जो भी अलामात हों, और मैं अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, जब आपका देखिए बुखार, गला खराब जो भी हो, जब तक आपकी ऑक्सीजन में जो लंग्स में ऑक्सीजन का लेवल है वो 92 से 98 के दरमियान है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। और तमाम डॉक्टर्स का ये कहना है कि 92 से नीचे जाए आपकी जो ऑक्सीजन का लेवल है, और वो एक ऑक्सीमीटर है जिससे ये मेजर होता है। मगर मैं सोच ही रहा था कि जो लोग ऑक्सीमीटर अफोर्ड नहीं करते, जिनकी रसाई नहीं है ऑक्सीमीटर तक, उनको क्या पता कि उन्होंने अस्पताल कब जाना है और कब नहीं जाना। हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं, मेडिकल कैंप सेटअप होने चाहिए थे, वार्ड की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे कम से कम ऑक्सीमीटर के जरिए जिन लोगों में अलामात थी, रैंडम टेस्टिंग के अलावा उनके लंग्स की सैचुरेशन को चेक किया जाता, सही उसके मुताबिक उनको अस्पताल भेजा जाता। पर देखिए, वजीर आजम की हर तकरीर के बाद आप पहले दिन से उठा लें कि ये गर्मी में मर जाएगा, ये सिर्फ बूढ़े और बीमार लोगों को होता है, ये सिर्फ एक फ्लू है। हालांकि इसमें फ्लू नहीं होता, फ्लू इसकी सिम्टम है ही नहीं। फिर अशराफिया ने लॉकडाउन करा दिया, मेरी मर्जी का लॉकडाउन ना हुआ, तो गिले शिकवे करना ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि बड़ी तादाद जो है वो यूथ की है, बट हम देख रहे हैं कि उसमें बच्चे भी महफूज नहीं है। 10 से 20 साल की उम्र के 42 साल का एक आदमी बहुत सारे केसेस आए हैं। जी मैं 42 साल का सिद्दीक मीर इसका नाम था, हमारे हल्के का बड़ा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो फौत हुआ। इसके अलावा हम इर्द गिर्द देखते हैं यंग लोगों में सैचुरेशन लेवल ड्रॉप कर रहा है। मैं अभी देख रहा था कि 60 और 40 के दरमियान लोगों के सैचुरेशन लेवल्स हैं, और आखिरी तकरीर भी की, उसमें भी लोगों को अपने रहमो करम पे छोड़ दिया। देखिए, हुकूमतें, ये काम नहीं होता कि हम ये नहीं कर सकते। अच्छा, हुकूमतें तो बताती हैं कि ये काम हम कर सकते हैं, और ये तरीके का। ओके, मैं पहले इसका जवाब ले लूं। दो चीजें फारूक हबीब साहब, एक तो कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का जो मुतालबा है शहबाज शरीफ साहब का, वो आप बुलाने जा रहे हैं इजलास इस तरह, और दूसरा कि ये जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक तरफ से इल्ज़ाम लगता है, फिर जवाब दिया जाता है। आज भी मुराद सईद साहब ने और शिबली फराज साहब ने, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। ये क्या ज़रूरी है, बजाय इसके कि आवाम को इस वक्त बचाया जाए, एक पॉलिसी जो है वो वज़ा की जाए? आवाम भी दूसरी तरफ सुनने को तैयार नहीं है, विच इज़ ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट। बट वफाक की तरफ से ये जवाबात क्यों दिए जाते हैं आज, जिस तरह बिलावल साहब का हुआ? देखिए, बात यह है कि ये एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया को इसका सामना है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी उसी से गुजरता कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसको फैलाया गया है। अगर पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो महफूज थे, उनके बहुत सारे आफाती इक़दाम हमसे बहुत अच्छे होंगे, उनका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा होगा, ये पूरी दुनिया के अंदर फैला है। और जिस तरीके से ये तेजी से फैला है, वो मैं समझता हूँ कि उसको ये कोई नहीं कह सकता कोई किसी ने जानबूझ के यहाँ पर जो है वो फैला दिया, या इसको जो है वो फैलने से आप उस तरीके से रोक सकते थे। अब इसका आपको चैलेंज का सामना है, इस चैलेंज से जो है वो हमने निपटना है।
अब आ जाएं आप जो हुकूमती इकदामात के हवाले से जो बात कर रही हैं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने रोजे अव्वल से जो है वो इकदामात लिए हैं। हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा किया है। पहले दिन आपकी 400 टेस्ट करने की कैपेसिटी थी, आज आप उसको 20-22 हज़ार टेस्ट पे ले गए हैं। पहले हमारे पास पीपी किट्स यहाँ पर नहीं थी, अब वो यहाँ पर बनने लग गई हैं। हमारे पास N95 मास्क बनने लग गए हैं। वेंटिलेटर्स के टेस्ट रन होना शुरू हो गए हैं। जब एक मुश्किल सूरत हाल आती है उस वक्त जो है वो कौम खड़ी भी होती है और खड़ी होकर अपनी अज़म और इस्तिक़लाल का सबूत भी देते हैं, वो भी दे रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ पाकिस्तान जो है वो जो हमारे लोग इससे मुतासर हुए थे उनके लिए सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू किया। 12,000 रुपया आपने जो है वो 150 अरब रुपया बांटा है। जो फारूक साहब एक बात बताएं, एक बात बताएं, गो कि आपके एक ठीक है, गो के आपके एक वजीर का ये बयान है असद उमर साहब ने, जिसने कहा कि पाकिस्तान में उतना मोहलिक नहीं है। अगर मोहलिक नहीं है तो फिर इतनी रिकॉर्ड अमवात कैसे होना शुरू हो गई? देखें सादिया, बात यह है कि जो मोहलिक की जब वो बात करते हैं तो फिर वो उन ममालिक के साथ उनका एक कंपैरिजन करते हैं। आप अमेरिका के अंदर देख लें, 1 लाख से ज्यादा लोगों की अमवात हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हमारा अल्लाह ताला का हमारे ऊपर खास करम है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेथ रेट है वो उतना डेथ रेट नहीं है जितना दुनिया के अंदर आया। बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जिन ममालिक के अंदर एक एक दिन के अंदर 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार लोगों की जो है वो अमवात हुई है। पाकिस्तान के अंदर वो नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमें तो इन जानों के ऊपर भी अफसोस है जो लोग कोरोना की वजह से इस दुनिया से जा चुके हैं, हमें उसके ऊपर भी अफसोस है। लेकिन उस चीज को जब वो बात करते हैं तो उसको तोड़ मरोड़ के नहीं पेश करना चाहिए। उसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जो ट्रेंड है और पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड है उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी का अदराक करते हैं। हमने अपने हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और लोगों का भी इसके अंदर फर्ज है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की गुंजाइश कतन बाकी नहीं रही। अब मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तमाम हुकूमतों को जिम्मेदारी का सबूत देना है, चाहे वो हमारी ऑपोजिशन है, बाकी है। देखिए मुझे लेकिन आपका मानना ये है कि सिंध की तरफ से बयानात ऐसे आते हैं जिसका जवाब मजबूरन देना पड़ता है वफाक को। मैं जरा कुंडी साहब से पहले इसका जवाब ले लूं। पहले वो जो इनकॉम्पिटेंट आपने कहा वफाक को, कुंडी साहब वो अपनी जगह पे वो तमाम चीजें, लेकिन आप बिलावल साहब के इस बयान का क्या जवाब देंगे जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना जो है वो जबरदस्ती फैलाया गया है? ये तो वो वाली थेरीज हो गई कि कुछ लोग कहते हैं कि जी देखें चाइना से, जिस तरह हमारे मुल्क में भी बड़ी थेरीज है ना, बड़ी मिथ्स हैं, देखें जी चाइना ने फैला दिया, वो अमेरिका और चाइना की भी फिर आप बयानात देख लें कि वहां से आ गया। ये तो वो वाली बात उन्होंने कर दी कि जबरदस्ती फैलाया पाकिस्तान में। देखें सादिया, उनका जो जबरदस्ती फैलाने की बात यह है, देखें अब आप देखें, आप जब से ये कोरोना की चीज शुरू हुई है, आप वज़ीर आज़म साहब की प्रेस टॉक्स देखें। उन्होंने इस दौरान जितनी प्रेस टॉक की हैं, 10 की हैं, 15 की हैं, 30 की हैं, जो भी की, आप उनके बयानात देखें और उनको आपस में आप मिलाएं। फिर उनके तर्जुमानों के बयानात देखें, चाहे वो KP के हैं या पंजाब से आते हैं या फेडरल से आते हैं, उनके आप देखें। जैसे आपने भी असद उमर की बात की, वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद असद उमर ने उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट दी। ये कहते हैं कि जी हमने लॉकडाउन सख्त नहीं करना, हमें नरम करना है, हमने ये करना है। फिर आप कहते हैं जी हमने लॉकडाउन खत्म कर दिया है, अशरफ के कहने पे किए है, और मतलब हमें पता नहीं अशरफ कौन है, फिर आपकी हुकूमत कौन चला रहा है, आपका मुल्क कौन चला रहा है। ये इस वजह से फिर आपने जो है जो जिस तरीके से आपने फिर तरावियों के लिए मतलब है कि आपने मसाजिद खोल दिए, उस पर भी 80%, मैं तो बहुत वो बता रहा हूँ, 80% लोगों ने SOP पे अमल दरामद नहीं किया। फिर ईद पे इस तरीके से शॉपिंग मॉल्स वगैरह खोल गए और ईद के दौरान आपने खोल दिए, तो ये चीजें पहले उस कदर थे। आज आप फिर कह रहे हैं कि नहीं हम तो सख्त लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। आपने पहले पूरे मुल्क में सब कुछ खोल के अभी आप कहते हैं कि नहीं अभी हम सख्त लॉकडाउन, जब आप सख्त लॉकडाउन की तरफ जाएंगे फिर आप उसमें आप क्या कहेंगे कि जो आपके जो डेली वेजर्स हैं या बाकी के लिए आप जो पहले केस प्रेजेंट कर रहे थे उनके मुद्दे फिर आप क्या कहेंगे? फिर उससे वो यही वजूहतें हम कह रहे हैं कि आपने चीजें खोल के, बहुत ज्यादा चीजें खोल के, जो चीज सील करती थी आपका शुक्रिया है कि आपने उसको फॉलो नहीं कर, उसके उल्टा जाना है। लेकिन आपकी सूबाई हुकूमत जो है उनको दोबारा उसको फॉलो करना पड़ रहा। श्रीनगर सख्त लॉकडाउन की आपने कहा क्योंकि असिस्टेंट लॉकडाउन, आप नरम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, मतलब ये चीज नहीं। देखिए ये जंग है, हमने इकट्ठे लड़नी है। अगर आप एक अच्छा काम करेंगे, फेडरल एक अच्छा काम करेगी या KP करेगी या पंजाब करेगी,
तो उसको शायद सिंध भी फॉलो करे, बलोचिस्तान भी फॉलो करे, कश्मीर भी फॉलो करे। लेकिन उसमें ये ना कि आप लोगों ने भी, सिंध की मैं बात कर रही हूँ, सिंध ने भी, मुराद अली शाह साहब ने कहा कि हमारी पॉलिसी जो है वो विफाक की पॉलिसी से मशरूत है। तो अगर इंडिपेंडेंटली आप लोग जाना चाहते और आप लोग समझते कि लॉकडाउन वाली पॉलिसी बहुत जबरदस्त है, कामयाब है, तो फिर सिंध कंटिन्यू कर सकता था। आप लोगों ने बार बार वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे थे कि जी हम तो, और तर्जुमान के कह रहे थे कि हम तो करना चाहते हैं, लेकिन सिंध हमारे साथ नहीं है, सिंध जानबूझ के काम कर रही है। तो इसलिए अभी आपके कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की बात हुई कि जी वहाँ पर सब कुछ ठीक होता है। अगर सब कुछ ठीक है, मतलब मान लेते सब कुछ ठीक होगा, क्यों नहीं उसको लाइव दिखाएं ताकि कौम भी देखे कि यार इस्लाम पे सब कुछ ठीक है। हमें तो नहीं पता है, जंगल में मोर बाजा किसने देखा, अब हमें क्या पता है कौन ठीक है कौन गलत है। अवाम को दिखाएं उस कंट्रोल एंड कमांड कंट्रोल अथॉरिटी की मीटिंग में क्या हो रहा है, कौन गलत है कौन सही, ताकि अवाम उसके हिसाब करे, उसके हिसाब करके यार बाकी सिंध वाले ठीक है या फेडरल ठीक है या सिंध गलत है, जो भी है, चाहे वो पंजाब गलत है चाहे जो भी गलत है, ताकि लोग तो देख रहे हैं कि ये गलत है। या आप बता दें प्रेस रिलीज के जरिए कि सब ठीक हो गया। अगर मेरी रिजर्वेशन है तो वो मेरी रिजर्वेशन है, आप कहते नहीं आपकी गलत रिजर्वेशन है, दिखा ले लाइव ताकि आवाम देख ले, उसके वो जो आपके पीटीवी पे दिखा दे, बाकी चैनल पे दिखा दे, ताकि हम देखें, जैसे हम इत्तेफाक तो कर लें कि जी हमारे सिंध के लोग गलत हैं या हमारे पंजाब के लोग गलत हैं या हमारे केपी के लोग गलत हैं या फेडरल गलत है। चलिए मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बदकिस्मती है कि कोरोना जैसे मैं, फारूक साहब इजाजत दीजिएगा, मैं ब्रेक से वापस आके फौरन आपका जवाब ले लेती हूँ, राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पहले तो फ़ारूक हबीब साहब आप जवाब देना चाह रहे थे, और यही कि ये कितनी बदकिस्मती है कि कोरोना जैसे मामले पर भी हम देख रहे हैं कि पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। एक उठता है वो कहता है कि तुम जो है वो ना है लो, हमारी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, जवाब उसको ये मिलता है कि नहीं हम तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, तुम जो हो वो नाकाम हो। ये कब तक चलेगा? आवाम ने नेशनल असम्बली का इजलास जो बुलाया गया वो भी देख लिया कि पार्लियामान भी किस तरीके से इस मामले में नाकाम रहा कि आवाम अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको बाकायदा तौर पे कोरोना पे कोई लाहे अमल, कोई हिकमत अमली तैयार करते देखें। कुछ आउटकम उसका भी नजर नहीं आया, और यही हम रोजाना की बुनियाद पर मीडिया पे भी देख रहे हैं। देखें, बात यह है कि जो बात हो रही थी सीसीआई की मीटिंग कॉल करने की, मुझे ये बताएं कि एनसीओसी का जो इजलास होता है उसमें वजीर आला भी होते हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरीज भी होते हैं, तमाम मुतलका इदारों के लोग भी होते हैं, उनके अंदर ये तमाम तर चीजें वहां पर ज़ेरे बहस आती हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होती है। सिंध ने जो है वो सबसे पहले अपने तौर के ऊपर फैसला लिया था लॉकडाउन करने का। अब जब उसका फॉल आउट आना शुरू हुआ तो उन्होंने अब अपने फैसले जो हैं वो वफाक के साथ मशरूत कर दिए पकड़ के। पहले भी तो फैसला इन्होंने लिया। आज जो बिलावल साहब ने जिस अंदाज से, जिस लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी नाराजगी क्या है? वो इस बात से नाराज है कि आपने वफाकी हुकूमत ने 33 अरब रुपया जो है वो सिंध के लोगों को साफ शफाफ अंदाज से कैश क्यों दे दिया? 7 लाख ट्रेडरों के जो है वो इमरान खान ने उनके 3 माह के बिल अदा कर दिए पकड़ के। 33,000 सिंध के अंदर छोटे सनतकारों के बिल अदा कर दिए हैं। इसी तरीके से 10 से 15 लाख लेबर जो है वो सिंध की, उनको पैसे मिलने जा रहे हैं। जो 75 अरब रुपए का पैकेज रखा है, वो ये कहते थे कि पैसे आप सिंध हुकूमत को दो, सिंध बांटेगी। भाई सिंध हुकूमत तो 1 अरब का राशन नहीं बांट सकी, जिसका सुप्रीम कोर्ट इनसे हिसाब लेती रही है। पूरे सिंध के अंदर इनकी हुकूमत है, वहां पर इनकी जिम्मेदारी है। 18th अमेंडमेंट के बाद इनके पास इख्तियारात हैं, ये अपनी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को मुतहरक करें, अपने वज़रा को मुतहरक करें, वो हर जिले में जाएं, अस्पतालों में जाएं। कराची जैसे अस्पताल में डॉक्टर फुरकान जब वेंटिलेटर्स खाली थे, वो बेचारे वेंटिलेटर्स ढूंढते रहे, उनको वेंटिलेटर नहीं मिला, उनकी डेथ हो गई। तो मैं समझता हूँ कि हर सूबाई हुकूमत को अपनी हुकूमत के ऊपर, अपनी मामलात के ऊपर, अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। उनके ऊपर अमल दरामद कराएं, बजाय हम जो है वो इल्जाम तराशियां करते जाएं। वफाक अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, उसको पूरा इतराक है। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम भी यही कह रहे हैं कि इस पे इल्जाम तराशियों की बजाय एक मुत्तफिका पॉलिसी जो है वो आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही। बट तारिर साहब, इस पे पहले आप जवाब दीजिएगा कि अभी आजम खान स्वाति साहब का बयान, मैंने उनका जिक्र भी किया। अच्छा, तारिर साहब मेरे ख्याल से उनकी लाइन ड्रॉप होगी, दोबारा कनेक्ट करते हैं। कुंडी साहब, ये आजम खान स्वाति साहब जो कह रहे हैं कि दोबारा सख्त लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, तो इससे आपको लगता है कि जो पॉलिसी बनाई गई थी, जिसमें वज़ीर आज़म ऑब्वियसली मईशत को सर फहरिस्त रखते थे कि वो चीज़ हमने देखनी है और सख्त लॉकडाउन नहीं कर सकते, गरीब तबके का क्या होगा, लेकिन अगर अब दोबारा उस जानिब जा रहे हैं तो ये वो मुतालबा पूरा हो रहा है जो सिंध की तरफ से था? देखिए सादिया, अब आपने ये बात की, अब मुझे नहीं पता कि इस पे ये कितना जो है वो अमल दरामद होगा, क्योंकि अब ये पता नहीं है कि इनकी कैबिनेट में या प्राइम मिनिस्टर साहब की
उसमें कौन जो है वो मैटर करता है, जिस पे बात पे जो है मुख्तलिफ बयानात हैं। ये आजम खान सवालकी साहब का मैं जिक्र कर रही हूँ कि दोबारा सख्त लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। कंफ्यूजन है, अब वो कह रहे हैं कि सख्त लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, या मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सॉफ्ट लॉकडाउन है। तो ये चीज देखें, अब आपने कोरोना तकरीबन पहले शायद रूरल एरिया में नहीं था, अब वो रूरल एरिया में भी बहुत से जगह पे हो रहे हैं। आपकी अभी फारूक साहब ने बहुत बातें कर ली जी, सिंध में ये कह रहा। आप मुझे बताएं कि आपने कैपेसिटी कितनी बढ़ाई है टेस्टों की। मैं KPK में रहता हूँ, मुझे पता है KPK में कितने टेस्ट, बताया ना कितने KPK में टेस्ट हो रहे हैं, कहाँ पर। मतलब वज़ीर साहब कहते हैं सॉफ्ट लॉकडाउन है, बाहर जब जाएं तो लोग जब दुकानें खोलते हैं वहाँ पर पुलिस उनको मारती है, जिस तरीके से पुलिस उनकी पिटाई करती है। आप देखें कि आप लोगों की वीडियोस देखें, इस तरीके से डॉक्टर्स को आप PPE किट्स नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर जब अगर मीडिया पे आते हैं तो आप उनको जो है शोकाज नोटिस दे देते हैं कि आप यहाँ से जो है आपको हम बेदखल कर रहे हैं, हमें मैसेज कर रहे हैं, PPE किट्स नहीं, डॉक्टर्स रो रहे हैं। चलो सिंध में पॉलिटिक्स होगी, क्या पंजाब में, क्या KPK में, क्या बलूचिस्तान वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या कश्मीर वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या GB वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप उनको सामान दे नहीं लड़ने के लिए, आप फौज को बोले कि हम आपको हथियार नहीं दे रहे हैं, आप जाकर जो है उनके साथ कुश्ती लड़ें। तो कैसे हो सकता है? आपने आप बता रहे, आप कह रहे हैं हम लोगों को सहूलत दे रहे हैं, आप 10,000 लोग सिविल से निकाल रहे हैं, आप कहते हैं हम लोगों को सहूलियत देते हैं, आप लोगों से रोजगार छीन रहे हैं, आप लोगों का चूल्हा ठंडा करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने ये काम कर दिया, हमने ये कर दिया। आप मुझे बताएं, आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, मैं इस पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन आपके बताएं, आपके स्पीकर साहब जो है इस्लामाबाद हॉस्पिटल में एडमिट थे, आपके जमशेद साहब PTI के MPA थे, वो पेशावर हॉस्पिटल नहीं है, वो चले गए जो है वो इस्लामाबाद चले गए। आपके डिप्टी स्पीकर साहब के भाई जो है वो कोटा में बीमार हुए तो पेशावर नहीं है, वो कराची चले गए हैं। तो अगर इसी यानी वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं, अगर लॉकडाउन वाकई इसमें सख्ती होती है जो कि डॉक्टर्स की भी डिमांड है, तो ये हुकूमत के लिए भी जवाब देना पड़ेगा कि इसका मतलब है कि आपने जो पहले पॉलिसी बनाई से बाहर चले गए इलाज करने के लिए, जहांगीर साहब आज मुल्क से बाहर गए इलाज करने के लिए। क्या 7 सालों में आपने कोई हॉस्पिटल KPK में नहीं बनाया जिसमें जहांगीर तरीन साहब का इलाज हो सके? चले, जहांगीर तरीन साहब के इलाज के लिए अस्पताल नहीं बनाया। तारिर साहब, इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि ये लॉकडाउन दोबारा सख्त किया जाता है या इसी तरीके से रहता है? अब इसको आप स्मार्ट लॉकडाउन कह लें या जो भी नाम दिया जा रहा है, लेकिन अवाम की भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोताही है, कोई भी इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। इसके सिम्टम्स, इस पे जितने डॉक्टर्स की वार्निंग्स आ चुकी हैं, कोई भी संजीदगी का मुजाहरा करने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पार्शियल लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, ये तीनों नहीं हुए ना जी। इधर हुआ है कंफ्यूज लॉकडाउन, यानी पंजाब कह रहा है लॉकडाउन करना है, वजीर आजम कह रहे हैं नहीं करना। पंजाब में आपकी हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है। खुदारा वजीर आजम पाकिस्तान बनिए, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मत बनिए। कश्मीर भी आपका है, कश्मीर हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, KPK से बलूचिस्तान पंजाब हमारा है। ये जल्जले भी आए हैं, कुदरती आफात भी आई हैं, कौम यकजा भी हुई है, हमने सैलाब भी देखे हैं, मगर हमने इकट्ठे होके रेजिलियंस के साथ, यूनिटी के साथ अपने लोगों को मुश्किल से निकाला है। मैं 2010 के फ्लड में था चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, हमें पता है कि किस तरीके से हमने वहां पे अल्लाह ताला के फजलो करम से लोगों की मुश्किलात में कमी लेके आए थे। खुदारा ये पेटी पॉलिटिक्स से बाहर निकले। हमने कई दफा ऑफर किया शुरू में कि हम तैयार हैं, अगर इनकी वज़रा जो है, अगर इनकी ज़बानबंदी करती जाए और वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आजम बने पाकिस्तान के, तो मुश्किलात हल हो सकती हैं। अभी आप देखें कि इस्लाम, अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, ये जितनी भी आपको हुकूमतें जहां भी नाकाम नजर आ रही हैं, हो सकता है उनकी जगह वजीर आजम की जो टाइगर फोर्स है वो काम कर जाए। अब कल जितनी जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं कि उन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, आवाम को SOPs के बारे में भी बताना है, अवेयरनेस भी फराहम करनी है, टिड्डियां भी पकड़नी है, तो सब कुछ तो टाइगर फोर्स कर जाएगी। आप देखें कि हाल ये है कि इस्लामाबाद में इस वक्त 4323 केस हैं। इस्लामाबाद कितना शहर है, और टाइगर फोर्स, देखिए इस बच्चे का नाम पहले रखा हो और वो दुनिया में बाद में आए, यानी आपने टाइगर फोर्स का तय कर लिया, उसकी SOPs, उसकी सारी आपने प्लानिंग बाद में की, नाम रख के आपने बैकवर्ड प्लानिंग की। आपने कहा जी हल्कों में निकल जाएं और ये आपको अगला इलेक्शन जिताने में काम आएगी। मुझे यकीन माने टाइगर फोर्स कहीं नजर नहीं आई। लेकिन ठीक है, उसकी प्लानिंग आप कहते हैं बाद में की, लेकिन मैं लास्ट कमेंट SOPs पे सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही अमल दरामद करवा रहे हैं। वो नैब नहीं जाते, लेकिन 600 लोगों का जत्था लेके हाई कोर्ट में जमानत लेने चले जाते हैं। और एक बीमार जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, वो पता नहीं कौन से अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं।
और इंग्लैंड में तो कोरोना खत्म हो गया है। मियां नवाज शरीफ साहब तो इतने बीमार हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, वो लंदन की सड़कों पे बगैर मास्क के वहाँ भी वॉक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर भी 120 का जो है बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब, साउला तारड़ साहब और फैसल करीम कुंडी साहब का प्रोग्राम में आज ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।